के माध्यम से जुड़े हुए आप सभी दर्शकों, छात्रों, शिक्षकों सभी को सादर प्रणाम। आज संस्कृत गुरु 24 जो हमारा ये फेसबुक पेज है, इसके माध्यम से हम हिमाचल प्रदेश के संस्कृत छात्रों को जो कि विद्यालय में पढ़ने वाले हैं, उन सब के लिए, खास करके कक्षा 6ठी से लेके 10वीं तक के जो छात्र हिमाचल प्रदेश के विद्यालयों में पढ़ते हैं, उनके लिए ये विशेष कार्यक्रम लाए हैं। जैसा कि आपने हमारे जो हमने एक चित्र प्रेषित किया था उसमें भी देखा था, जो जानकारी हमने इससे पूर्व प्रेषित की थी उसमें भी आपने देखा था। तो आज का जो हमारा विशेष कार्यक्रम है उसमें हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों से हमारे शिक्षक बंधु आपके साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपका इनके साथ परिचय भी करवाता हूं, परंतु उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से शिक्षा विभाग के द्वारा जो हर घर पाठशाला कार्यक्रम चलाया जा रहा है, आज पूरे देश में उसकी चर्चा हो रही है। क्योंकि जब कोरोना महामारी का प्रारंभ हुआ तो शुरू में लोगों के मन में एक ही भ्रांति ज्यादातर घर कर रही थी, और वो थी कि क्या ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षा संभव हो पाएगी इस पहाड़ी राज्य में। परंतु उसके परिणाम स्वरूप हिमाचल शिक्षा विभाग ने इसे पहले दिन से ही बेहतर बनाने के लिए अपने प्रयास प्रारंभ कर दिए, और आज लगभग एक साल इस हर घर पाठशाला कार्यक्रम को प्रारंभ हुए हो गया है। और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि शिक्षकों के साथ साथ छात्रों की भी इसमें रुचि बढ़ती जा रही है, और छात्रों की प्रतिदिन की जो प्रतिक्रियाएं आती हैं उससे ऐसे लगता है कि इस कोरोना महामारी के कारण जिन छात्रों की कक्षाएं नहीं चल रही थी, उन कक्षाओं ने अब विद्यालय के रूप में अपने मोबाइल को अपना हथियार बना लिया है, और इसी हथियार के माध्यम से वो शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। तो मतलब जो कोई भी परिस्थिति आ जाए उसमें हमारे प्रदेश के छात्र शिक्षक मिलकर उन चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। ये हमारे प्रदेश हिमाचल प्रदेश ने ये करके दिखाया है। तो पूरे देश में हर घर पाठशाला एक मानक के रूप में प्रयोग देखा जा रहा है, और निश्चित रूप से इसने बहुत सारे बच्चों तक अपनी पहुंच को बनाया भी है। तो हमारे साथ आज जो मेहमान हैं, अतिथि हैं, उन सब का परिचय मैं आपको करवा देता हूं। उससे पहले मैं अपना परिचय आपको दे दूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम डॉक्टर अमनदीप शर्मा है, संस्कृत शिक्षक हूं, राजकीय माध्यमिक विद्यालय कस्बा कोटला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में, और संस्कृत गुरु 24 यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं पिछले 1 वर्ष से लगातार छात्रों के साथ जुड़ा हुआ हूं, संस्कृत की पाठ्य सामग्री के साथ जुड़ा हुआ हूं। इसी दौरान मेरा एक फेसबुक पे भी एक प्रकल्प चलता रहा है जिसका नाम है आओ संस्कृत सीखें। इस आओ संस्कृत सीखें पेज पर लगभग पूरे भारत से लगभग 8000 सदस्य जुड़े हुए हैं जो इस पेज को फॉलो करते हैं। तो ये सौभाग्य की बात है। और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी की संस्कृत सीखने की दिलचस्पी है, इच्छा है। पूरे भारत से, मैं हिमाचल की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे भारत से ऐसे ऐसे लोगों की हमें प्रतिक्रियाएं मिलती हैं जो संस्कृत सीखने के इच्छुक हैं। तो ऐसे जो भी लोग संस्कृत सीखना चाहते हैं, हम उन संस्कृत भारती जो कि संस्कृत सीखने और सिखाने के लिए पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा संगठन है, उसका रास्ता बताते हैं, उस सन्मार्ग की ओर ले चलते हैं कि निश्चित रूप से यदि आप संस्कृत सीखना चाहते हैं तो संस्कृत भारती इसमें आपका सहयोग कर सकती है। इसमें पत्राचार के कई पाठ्यक्रम हैं, कई संभाषण शिविर इसके आयोजित होते हैं,
जिसके माध्यम से संस्कृत सीखना बिल्कुल सरल हो जाता है। और बहुत सारे लोगों के जो भ्रम थे संस्कृत के प्रति, उनको संस्कृत भारती ने दूर किया है। तो उसी को हमने आओ संस्कृत सीखो को संस्कृत 24 के नाम से इस चैनल को हमने परिवर्तित कर दिया है। और हमारी आशा है कि इस कोरोना काल की जो विकट समस्या है उसके अंतर्गत हम लोग छात्रों तक पहुंच पाए और बहुत सारे छात्रों तक पहुंच पाए, और जो संस्कृत में निहित ज्ञान है कक्षा 6वीं से लेकर 10वीं तक के जो विषय हैं उनको भी हम सरलीकरण से विद्यालय छात्रों तक पहुंचाएं। तो इसके साथ साथ अब मैं हमारे मेहमान सभी आ चुके हैं, मैं आप सभी का परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ हैं हिमाचल राजकीय संस्कृत शिक्षक परिषद के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर मनोज शैल जी, जो कि संस्कृत शिक्षक हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के राजकीय माध्यमिक विद्यालय नागधार विद्यालय में ये बतौर संस्कृत शिक्षक सेवा देते हैं। और इनके बारे में आपको बता दूं कि ये बहुत ही संस्कृत निष्ठ हैं और संस्कृत की सेवा करने के साथ साथ सभ्यता संस्कृति की भी सेवा करने में तत्पर हैं। निरंतर यह भी प्रयास करते हैं कि छात्रों के साथ संस्कृत सीखने के प्रेमियों के साथ जुड़ा जाए। तो इसी कड़ी में हमारे साथ सोलन जिला के एक संस्कृत शिक्षक कमल कांत गौतम जी, जो कि बहुत ही मेहनती शिक्षक हैं, हर घर पाठशाला के माध्यम से पिछले कुछ समय में इनको सम्मानित भी किया गया है। कमल कांत जी चंडी अर्की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाते हैं, सोलन के अंतर्गत जो विद्यालय है। इसके साथ साथ हमारे साथ जिला ऊना से बहुत ही कर्मठ संस्कृतज्ञ और ज्योतिर्विद डॉक्टर शिव कुमार जी हमारे साथ सहयोग के रूप में हमेशा किसी भी प्रकार और संस्कृति से जुड़े कार्यक्रमों में साथ देने के लिए तत्पर रहे हैं। इन्होंने भी कोरोना काल में हर घर पाठशाला का जो प्रकल्प हिमाचल शिक्षा विभाग के द्वारा चलाया गया है उसमें बतौर पिछले 1 साल से लगातार अपनी सेवाएं दी हैं। डॉक्टर शिव कुमार जी वर्तमान में कलरूही राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कलरूही, जो कि ऊना जिला के अंतर्गत अंब उपमंडल अंतर्गत है। तो इस प्रकार से साथ हिमाचल प्रदेश के विभिन्न कोणों से अलग अलग स्थानों से संस्कृत के शिक्षक जुड़े हैं। आप सभी का संस्कृत गुरु 24 यूट्यूब चैनल पर, संस्कृत गुरु फेसबुक पेज पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आप सभी अनुग्रह से मेरे बोलने से छात्रों के साथ संवाद करने के लिए इस फेसबुक पेज पर आए, आपका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं। इसके साथ सबसे पहले मैं डॉक्टर मनोज शैल जी से निवेदन करूंगा कि हिमाचल शिक्षा विभाग ने जो शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रयास किए हैं और किस तरह से जो सफल हुए वो प्रयास, उनको हमारे दर्शकों के सामने रखें। तो मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर मनोज शैल जी से। आपके माध्यम से संस्कृत के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो आपका जो यूट्यूब चैनल है और फेसबुक आपका जो पेज है उस पर दिख रहे हैं और इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और आपने हर घर पाठशाला में जो कार्य कर रहे हैं उन शिक्षकों को जोड़ने का और अपने अनुभव साझा करने का यह अवसर यहाँ पर प्रदान किया। ये एक बहुत अच्छा प्रयास है। कहीं ना कहीं किसी न किसी बहाने से आज ये जो कोरोना विभीषिका चली हुई है, इस विभीषिका में हम छात्रों से थोड़ा दूर हो गए हैं। मानसिक रूप से तो उनसे जुड़े हैं हर घर पाठशाला के माध्यम से, लेकिन कहीं ना कहीं वो जिसे कहते हैं कि इंटरेक्शन होना वो नहीं हो पा रही है। तो ये अच्छा प्रयास है कि हम इस माध्यम से जो है वो जुड़े छात्रों के साथ। और आज ऐसे भी पूरे हिमाचल में शिक्षा विभाग ने जो निर्णय लिया है कि आज के दिन जो है को करिकुलर एक्टिविटीज छात्रों के साथ की जाए, उनके साथ संवाद किया जाए, वार्तालाप किया जाए। बहुत अच्छा प्रयास है, क्योंकि प्रतिदिन ऑनलाइन शिक्षण से
छात्रों का मन भी उब जाता है। कहीं ना कहीं इसके सार्थक परिणाम है तो दूरगामी परिणाम हानिकारक भी है। तो ये एक अच्छा है छात्रों का इससे एक विकास हो, और कहीं ना कहीं छात्रों ने जो कुछ दिनों में पिछले दिनों में सीखा और सीख करके कहीं उनके मन में संशय है, वो संशय जो है उनके दूर हो, उसके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है। ऐसे यदि हम गूगल मीट से करते तो केवल हम अपने विद्यालय के छात्रों से जुड़ पाते, लेकिन आज एक ये इस खुले मंच से जो है कोई भी इस मंच पर आ सकता है छात्र और अपने प्रश्न पूछ सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसके लिए सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हिमाचल प्रदेश सरकार, शिक्षा विभाग और समग्र शिक्षा अभियान का, कि उन्होंने, ये देश में पहला राज्य है हिमाचल कि एक अलग से हर घर पाठशाला के माध्यम से प्रदेश ने जो है अपनी एक पहचान बनाई है। जिस तरह से छात्रों तक पहुंचने का एक जरिया हर घर पाठशाला बनी है, कहीं अन्य किसी राज्य में ऐसा नहीं है, या और माध्यम से वो जुड़े होंगे, लेकिन ये बहुत अच्छा, इसको सराहना मिली है और पूरे देश में इसकी प्रशंसा की गई है। इसके लिए मैं समग्र शिक्षा अभियान, शिक्षा विभाग और हिमाचल प्रदेश सरकार, उसके आदरणीय शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी का इस मंच के माध्यम से जो है हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और धन्यवाद करता हूं उन सभी शिक्षकों का जो शिक्षक इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़े, जिन्होंने सामग्री का निर्माण किया, चाहे वीडियो बनाए, चाहे एडिटिंग की, चाहे कार्यपत्रक बनाए, और उसको बना करके हर घर पाठशाला की जो टीम है, तकनीकी टीम, उसको दिया, और उसके माध्यम से कितना एक बढ़िया एक अवसर की एक जैसी सामग्री जो है पूरे हिमाचल में हर घर पाठशाला के माध्यम से जा रही है। कहीं भी किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। तो बहुत अच्छा ये प्रयास हर घर पाठशाला का है, और इसी के माध्यम से हमें भी मौका मिला, गत वर्ष भी मिला, 6ठी से 8वीं कक्षा की संस्कृत के विषयों को तैयार करने का। कमल गौतम जी जुड़े हैं, ये 9वीं 10वीं कक्षा के उन विषयों को, संस्कृत के विषयों को तैयार कर रहे थे। और आज एक और मौका हमें मिला है कि संस्कृत को तो हम देख ही रहे थे, अब संस्कृति को देखने का अवसर भी मिल गया, क्योंकि संस्कृत और संस्कृति एक दूसरे के साथ पूरक हैं। और अनुरोध किया था विभाग से, तो इस सप्ताह से ही विभाग ने हिमाचल की लोक संस्कृति और योग को भी जो है हर घर पाठशाला के माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया है। और वो बुधवार और वीरवार 2 दिन जो है हिमाचल की लोक संस्कृति का जो है वो उसमें पाठ्यक्रम आएगा, और सोमवार मंगलवार को जो है कला विषय का आएगा। अब जो 8 विषय थे, जिन 8 विषयों को बच्चे पढ़ते थे माध्यमिक स्तर तक, वो 8 के 8 विषय जो है हर घर पाठशाला के माध्यम से आ रहे हैं। अपने में बहुत बड़ी बात है ये। और हमें काम क्या है, शिक्षकों के लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षकों ने मेहनत की है, हमारे शिक्षक मेहनत करके इस सामग्री को तैयार कर रहे हैं। और जिस तरह से रिकॉर्डिंग होती है, वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है, तो मैं समझता हूं कि मैंने काम किया है, दिन में रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती, रात को बिल्कुल शांत जब वातावरण होता है तब रात भर जागना पड़ता है, तब ये वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, तब कहीं जाकर के ये सामग्री तैयार होती है। और हम कहीं ना कहीं उस सामग्री को निकालने में भी आलस्य कर देते हैं। तो मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है प्रदेश के सभी शिक्षकों से कि आप इस हर घर पाठशाला के माध्यम से जो सामग्री आती है उसको आप लिंक से निकाल करके अपने विषय की सामग्री को निकालें, और अपने विषय के साथ साथ योग संस्कृति की सामग्री को भी निकालें, और उसको छात्रों तक पहुंचाने में जो है ये एक बहुत बड़ा योगदान आपका रहेगा। आप कोई अपनी सामग्री आपने तैयार की है, उसको भी आप उन तक पहुंचाएं। डॉक्टर साहब, निश्चित रूप से, क्योंकि ऐसी समस्याएं मुझे लगता है कि पूरे हिमाचल में है, क्योंकि बहुत ज्यादा धनाढ्य ये प्रदेश नहीं है। बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल भी बहुत अच्छे नहीं है, परंतु उसके बावजूद भी बच्चे जो है वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कई बच्चों ने, अब जैसे 2 या 3 अपने घर में सदस्य हैं जो छात्र हैं, जो विद्यालय में पढ़ते हैं, तो उन्होंने टाइम मैनेजमेंट करके रखा है। जैसे प्रातः जो है वो एक भाई बहन काम कर लेगा, उसके बाद शाम के समय में दूसरा भाई बहन कर लेगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया है कि समय को व्यवस्थित किया है। हमें इस तरीके मतलब समय को मैनेज करने वाले कई प्रकल्प ऐसी विकट परिस्थिति सोचने होंगे, क्योंकि ये कोरोना की महामारी है, 1 साल हमारा बीत गया है और आगे भी ये इस प्रकार की समस्या चलने वाली है। तो हमें इन समस्याओं के दौर में अवसर खोजने की आवश्यकता है। कौन कौन से ऐसे अवसर हैं, किन माध्यमों से शिक्षा को ग्रहण कर पाए, ये हमें अपने स्वयं के प्रयासों से सोचना होगा। और इस समय अध्यापकों के साथ साथ अभिभावकों की, माता पिता जो छात्रों के हैं, उनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी मैं कहता हूं हो गई है, क्योंकि जो
अध्यापकों को कार्य पूरे दिन में विद्यालय में करना पड़ता था, देख रेख करनी पड़ती थी, वो सब देख रेख जो है वो आज अभिभावकों को, बच्चों के माता पिता को करनी पड़ रही है। तो इसलिए समय का मैनेजमेंट कर लें और सारा दिन भी ऐसा ना करें कि आप मोबाइल के ऊपर ही चिपके रहें, क्योंकि विभाग ने एक बहुत अच्छा कार्य ये किया है कि प्रत्येक विषय की वीडियो को केवल 10 या 12 मिनट का बनाया है, ताकि बच्चों को ऐसा ना हो कि सारा दिन जो है बच्चे मोबाइल का ही प्रयोग करते रहें और वो किसी प्रकार के जो मोबाइल की जो कई हानियां भी हैं उनसे ग्रसित हो जाए। मोबाइल में कहता हूं, मोबाइल जो है वो हमारा मित्र है, इसका सदुपयोग कैसे करना है ये हम पर निर्भर करता है। तो हमें आज की जो प्रौद्योगिकी है, अंतरजालीय माध्यम है, इंटरनेट के जो भी माध्यम है, उनका सदुपयोग कैसे करना है इस विषय पर विचार करना होगा, क्योंकि ये खुली किताब है, खुला ज्ञान का भंडार है। तो इसके साथ अब मैं चलना चाहूंगा कमलकांत गौतम जी के पास, जो कि चंडी अर्की से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सोलन से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, फिर से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अगले वर्ष से लगातार हिमाचल प्रदेश के कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों के लिए काफी वीडियो बनाई है। विद्यालयम संस्कृतम, जो संस्कृत भारती हिमाचल प्रदेश का यूट्यूब चैनल है, के माध्यम से कई रखा है। तो उनमें से कुछ जो चुनौतियां आपको लगती हैं और लगता है कि ये जो है उनके ऊपर छात्रों को विशेष बल देने की आवश्यकता है, या बच्चों के लिए वो सरलीकरण वाली हो जाएं, उनको आप छात्रों के समक्ष रखें। कमलकांत गौतम जी। धन्यवाद अमित जी। जैसा कि अभी एक प्रश्न आया था, सबसे पहले मैं उस प्रश्न का एक विकल्प मेरे दिमाग में चल रहा था और वो विकल्प मैंने बहुत से अपने छात्रों को भी बताए हैं। जब कोई दो बच्चे अगर अलग अलग कक्षा में, एक ही घर के दो बच्चे हो और फोन एक हो, तो मेरा तो ये मानना है कि वो बच्चा 3 विषयों को पहले देख ले, क्योंकि वीडियो इसमें देखना है। हर घर पाठशाला में आने वाली जो सामग्री है, इस सामग्री का उपयोग कैसे करना है, यह भी एक चुनौती का विषय बन गया है। क्योंकि अधिकतर देखा जा रहा है कि केवल कार्य पत्रक को करना, लिखना, उसका समाधान करना ही मात्र एक रह गया है। अतः बच्चे पहले वीडियो को देखें, सामने यदि उनके पुस्तक हो और उस पुस्तक में वो समझे उस वीडियो से, उसके उपरांत वे कार्य पत्रक की ओर जाएं। तो ऐसा करने पर पहले बच्चा अपने 3 विषयों का यदि अध्ययन करता है, उसके उपरांत पुनः वह, जैसा अमनदीप जी ने कहा कि कार्यपत्रक को पहले लिख लिया जाए, फिर वो कार्यपत्रकों का यदि समाधान करता है तो उस समय में दूसरे बच्चे के पास समय हो जाता है कि वो भी अपने विषयों को पढ़ ले। गत वर्ष से लेकर 9वीं एवं 10वीं के लिए यह सामग्री विभाग द्वारा जो प्रदत्त की जा रही है, इसमें एक बहुत बड़ी चुनौती तो ये थी कि 9वीं और 10वीं में यदि हम प्रथम सत्र की ही परीक्षा को लें तो उस परीक्षा में व्याकरण पूरी तरह से आता था, और उस काल तक, जो कि सितंबर का एक काल होता है, उस काल तक व्याकरण को पूरी तरह से पढ़ाना और साथ ही साथ पाठ्य पुस्तक को भी पढ़ाना, और ये सारी पढ़ाई इस प्रकार से प्रस्तुत करना कि 10 से 15 मिनट के भीतर एक दिन की कक्षा हो जाए, ये एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था। हालांकि हम सभी जो जुड़े हैं, न केवल संस्कृत विषय के, अपितु जो लगभग 200 के करीब स्रोत व्यक्ति जुड़े हैं हर एक विषय के, हर घर पाठशाला में, हम सभी ने अपने प्रशिक्षण के समय ऐसा प्रशिक्षण तो प्राप्त किया था कि कैसे स्मार्ट कक्षा ली जाती है, परंतु प्रायोगिक के रूप में जब ऐसी विकट परिस्थिति में घर के अंदर बंद होकर आपको सामग्री का निर्माण करना होता है, तो उसमें अनेक खामियां भी रह जाती है, अनेक कमियां भी रह जाती है। तो एक योजनाबद्ध रूप से हमने ऐसी योजना बनाई कि 1 सप्ताह तक व्याकरण का शिक्षण हो और उसके उपरांत पाठ्य पुस्तक का शिक्षण हो। इससे दोनों में एक सामंजस्य बैठ जाता है। साथ ही पाठ्य पुस्तक में जो पाठ में व्याकरण आता है,
उस व्याकरण को भी कहीं ना कहीं हम छूते चले। तो मेरा एक छोटा सा संदेश है सभी अभिभावकों से, अध्यापकों से, बच्चों से, कि जो भी सामग्री हमें उपलब्ध की जाती है, उस सामग्री को हम, उस वीडियो को हम बड़े ही ध्यान से देखें, इस भाव से देखें कि कोई अध्यापक ही हमें पढ़ा रहा है। अगर हम उस तन्मयता से, उस एकाग्रता से उस वीडियो को देखेंगे तो बहुत ही मेहनत से उस वीडियो को बनाया गया है, ग्राफिक्स की गई है और बहुत काम किया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक सरलतम उपाय होगा समझने के लिए। पुस्तक को भी हमें सामने रखना है, एक टिप्पणी पुस्तिका जिसे कि हम रफ कॉपी कहते हैं, पेन अथवा पेंसिल हर समय अपने पास रखनी है जब भी हम कोई वीडियो देखते हैं, और उस वीडियो में जो कुछ हमें समझ आता है उसको, और जो नहीं समझ आता है उसको 2 अलग अलग पृष्ठों पे लिखते चले जाना है। उसके उपरांत अगर हम दूसरी बार उस वीडियो को देखेंगे तो मुझे ये विश्वास है कि हमें अधिकतर उसमें अंश समझ में आएंगे और वो पढ़ाई रुचिकर भी होगी। अतः वीडियो देखते समय अपने हाथ में पेन और सामने कॉपी जरूर हम रखें। ऐसा हमने किया है, बहुत से बच्चों ने किया है और उसके परिणाम बहुत ही अच्छे आए हैं। तो 9वीं 10वीं में व्याकरण भी थोड़ा सा अलग है। 9वीं में जहाँ वर्णमाला, उच्चारण स्थान और संधि भी लगभग प्रारंभिक तौर पर, वहीं 10वीं में उच्चारण स्थान पूर्णतया नहीं आते हैं, वर्णमाला भी परीक्षा की दृष्टि से नहीं आती है। तो इस प्रकार से व्याकरण रखा गया है कि प्रथम सत्र तक बच्चा लगभग अपनी तैयारी कर सके। तो धीरे धीरे यह अभी दूसरा वर्ष है, अनुभव और अधिक है। अध्यापकों के पास भी, वीडियो निर्माताओं के पास भी कुछ अनुभव आया है और बच्चों के पास भी अनुभव आया है कि हम पढ़ाई किस प्रकार से कर सकते हैं। तो अमनदीप जी। जी जी, निश्चित रूप से महोदय, आपने छात्रों के हित की बहुत सारी बातें की हैं और जो प्रश्न उनके मन में है, कई बार छात्र जो है प्रश्न पूछ भी नहीं पाते हैं, तो उन प्रश्नों के आपने अपने इस वक्तव्य से उत्तर देने का प्रयास किया है। तो इसके साथ साथ हमारे साथ अभी ऊना से हैं डॉक्टर शिव कुमार जी। शिव कुमार जी, आपसे निवेदन रहेगा, जिस प्रकार से पिछले साल आपने 7वीं कक्षा की संस्कृत का पाठन करवाया था और इस वर्ष आप 8वीं कक्षा का पाठन करवा रहे हैं, तो इस बीच आपके जो अनुभव हैं छात्रों के लिए, मतलब आप जैसा चाहते हैं कि छात्र किन उन विधियों का प्रयोग करें जिनसे उनको अधिक से अधिक प्राप्त हो। जैसे आप लगभग अपनी वीडियो में जो छात्रों के जो अधिगम होते हैं उनको लेकर चर्चा करते हैं कि आज की हमारी यह जो वीडियो है इसके अधिगम प्रतिमान क्या है। तो मैं वही आपसे जानना चाहूंगा कि छात्रों के लिए जो ये कक्षाएं हैं इनमें कौन कौन से ऐसे लक्ष्य हैं जिनको ध्यान में रखते हुए वह अध्ययन करें और कैसी वो सरल विधियां हैं जिससे वो संस्कृत को सरल माध्यम से सीख पाएं। डॉक्टर शिव कुमार जी। जी, धन्यवाद डॉक्टर अमनदीप महोदय। और आपके द्वारा ये चलाया गया जो प्रकल्प है शायद निश्चित रूप से न केवल संस्कृत हिमाचल प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए बल्कि संपूर्ण भारत से जिस प्रकार आपके साथ छात्र जुड़े हुए हैं सभी के लिए निश्चित रूप से ये लाभदायक हो। शिक्षण विधियों में बदलाव हुआ है। पहले जिस प्रकार शिक्षण अध्यापक एक कक्षा मात्र तक के लिए ही एक अध्यापक होता था, परंतु वर्तमान समय में वह अध्यापक केवल एक कक्षा मात्र के लिए नहीं रहा, वह पूर्ण राज्य के लिए या फिर उसकी वीडियो जहाँ जहाँ भी जा रही हैं वहाँ तक वो छात्रों की पहुँच तक वह एक अध्यापक के रूप में ही कार्य कर रहा है। और फिर गत वर्ष जब अभी तक कोरोना काल नहीं आया था, उससे पहले ही जब निष्ठा की ट्रेनिंग्स हुई थी तो उस समय हमें ये बताया गया था कि वर्तमान समय में शिक्षा का लक्ष्य बदलने जा थी और क्राइमिंग सिस्टम की बात थी। बच्चे क्या करते थे, पाठ को पढ़ते थे और पाठ के अंत में 4 या 5 या कुछ 10-12 प्रश्न जो भी रहते थे केवल उनके आधार पर ही
वो उनको याद करते थे, और जितने भी क्वेश्चन पेपर उससे पहले बनाए जाते थे उनमें उन 5-6 प्रश्नों के आधार पर ही सारे के सारे प्रश्न पत्रों का भी निर्माण होता था, और बच्चे उन्हीं के माध्यम से परीक्षा देते थे और अच्छे अच्छे अंक भी प्राप्त करते थे। परंतु निष्ठा जब आई तो उन्होंने कहा कि अब जो समय है, अब हमें रटांत पद्धति को छोड़कर हमें ऐसी अनुभव आधारित शिक्षा का ज्ञान बच्चों को प्रदान करना है, ताकि जो छात्र हैं वो केवल रटी रटाई बातों को ही ना बोलें, परंतु अपने अनुभव के आधार पर सीखें। और इसके लिए शिक्षा विभाग के द्वारा अधिगम संप्राप्ति या लर्निंग आउटकम्स दिए गए, उन लर्निंग आउटकम्स के आज हम जब भी अपनी शिक्षा कक्षा को प्रारंभ करते हैं, तो अब मुझे भी ये पता होता है कि मैं बच्चों को केवल रटना, केवल पाठ्य पुस्तक को पढ़ना या पाठ्य पुस्तक को देख कुछ चीजों का अंशों को याद करना मैं सिखाने नहीं जा रहा हूँ। मेरा ये लक्ष्य सबसे पहले है कि मैं बच्चे को उसके व्यवहार में आने वाले कौन कौन से ऐसे पहलू हैं जो इन पाठ के माध्यम से सिखा सकता हूँ, वो उसका विचार हम छात्रों के साथ करते हैं। जैसे ही हम निष्ठा के उस कार्यक्रम से निकले थे तो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि ठीक है, सरकार का ये प्रकल्प तो बहुत ही अच्छा है, परंतु ये हर एक छात्र के पास ये कैसे पहुंचे, ये बड़ी समस्या थी। उस समस्या के चलते हम तो ये सोचे कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ा पाएंगे तो अपने विद्यालय के बच्चों को, या जो कुछ बच्चे आसपास के हमारे संपर्क में आते हैं तो केवल उन तक ही अपना ज्ञान दे पाएंगे। परंतु जैसे ये कोरोना काल चला है, शायद यदि बच्चे हम वर्तमान में भेजी जा रही शिक्षण सामग्री को थोड़ा सा ध्यान के पूर्वक देखें तो वो समझेंगे कि किस प्रकार आज की जो शिक्षण सामग्री है वो भेजी जा रही है। शिक्षण सामग्री से पहले अधिगम संप्राप्ति, हमने क्या सीखना, हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं, और उसके व्यवहारिक पहलू क्या होंगे, उनके ऊपर विशेष रूप से बल दिया जाता है और उसी के आधार पर शिक्षण हो रहा है। यदि हम कार्य पत्रकों को भी देखें तो उसमें रटांत पद्धति वाली जो पहले विद्या जो बात होती थी वो अब नहीं हो रही है, क्योंकि छात्रों को पाठ पढ़ने के बाद अनुभव के आधार पर ही प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, और यही पद्धति आगे भी चलेगी। जहां तक भाषा शिक्षण की मैं बात करूं, क्योंकि संस्कृत एक भाषा है और भाषा को सिखाने के जो नियम हैं वो पूर्णतया बनाई जा रही वीडियोज में, बनाए जा रहे चलचित्रों में हम उनका उपयोग करते हैं। उन वीडियोज में जो सामग्री दी जाती है उनकी यदि मैं बात करूं तो कम से कम वो 10 मिनट की वीडियोज में जो सामग्री बनाई गई है उसको बनाने में हम 4 या 5 घंटे का भी समय कई बार लगाते हैं। और यदि छात्रों को कम से कम पढ़ना चाहिए, यदि मैं अपनी बात करूँ, मुझे वही सामग्री कक्षा में पढ़ानी हो 10 मिनट की सामग्री, तो मैं उसको पढ़ाने के लिए ही कम से कम 45 मिनट ले सकता हूँ। तो इस प्रकार यदि छात्र उस वीडियो को एक बार देखें, कमल कांत गौतम जी के द्वारा हमें ये पहले जिस तरह उन्होंने बताया कि छात्र एक टिप्पणी पुस्तिका अपने पास रफ कॉपी रखें और उसमें जो वीडियोज में समझाए गए अंश हैं और जो आपको क्रिटिकल लग रहे हैं या कुछ मुश्किल लग रहे हैं उनको अलग से नोट कर लें, या फिर समझ नहीं आता तो आप अपने अध्यापकों से भी उनको समझने के लिए संपर्क कर सकते हैं, या वहां पे समझ नहीं आता है तो वीडियोस आपको जो भेजी जा रही है उनके पीछे लिंक भी दिया होता है, तो जो अध्यापक पढ़ा रहा है वो आपकी समस्या का समाधान भी कर सकता है। और शिक्षण यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि भाषा को कैसे सीखा जाए। हमें तो संस्कृत पढ़ाने का हमारा उद्देश्य ये तो नहीं है कि हमें कोई कहानी बच्चे को याद करवानी है कि बिलस से बाणी न कदापि में जोता, बच्चे ने पढ़ी और लिख, उस कहानी से बच्चे ने क्या सीखा, किस प्रकार वो अपनी मानसिक कल्पना को जिस प्रकार कवि ने एक वास्तविक रूप दिया है कि हमें लगता ही नहीं है कि कभी उन किस प्रकार वो साकार रूप दे सकते हैं। उन सभी लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए ही हम पाठ्य सामग्री का यहाँ पे निर्माण कर रहे हैं जो बच्चों के लिए बेहद लाभदायक है। हाँ, बीच में ये समस्याएं जरूर हैं कि बहुत से बच्चों के पास ये समस्या आती है। हमारे पास हमारे विद्यालय के बच्चों के ये सर, हमारी समस्या ये है कि हम 4 भाई बहन हैं। बहुत ही सरल शब्दों में आपने विषय को छात्रों के साथ रखा है, या जो अभिभावक भी हमारे साथ कई जुड़े होंगे उनके विषय को रखा है। एक कोई छात्र है सोनू ठाकुर, ये कहते हैं कि सर संस्कृत ग्रामर समझ नहीं आ रहा है, कैसे समझें? पीछे अभी एक किसी का प्रश्न आया था कि व्याकरण अंश जो है वो थोड़ा सीखने में कठिन लगता है, तो उसी को लेके मन में एक विचार था। देखिए, मैं आप सभी से ये निवेदन करूंगा कि हम पहले ये समझें कि हम सीखने क्या आए हैं। अगर संस्कृत पढ़ने जा रहे हैं तो मुझे लगता है तो हमारा सीधा हमारा उत्तर होगा कि हम भाषा सीखने के लिए आए हैं। तो भाषा की यदि हम बात करें तो घरों में जो बोली जाती है वो भी तो एक भाषा के रूप है, उसे अगर लिपि दे दी जाए तो वो भाषा बन जाएगी।
तो भाषा किस प्रकार सीखी जाती है, मैं उस चीज के ऊपर आप सभी छात्रों से ये बताना चाहता हूं। देखिए, व्याकरण इतना महत्वपूर्ण नहीं है भाषा सीखने में कि आप व्याकरण में ही उलझे रहें और भाषा को ना सीख पाए। आप बचपन की याद करें कि जब आपको कुछ भी नहीं आता था, परंतु 3 साल के बाद आप उस ऐसी भाषा को बोलते थे जिस भाषा में आपके पास अलंकार भी हैं, जिस भाषा में आपके पास कर्ता भी है, क्रिया भी है, कर्म भी है, व्याकरण के पूरे अंशों का प्रयोग करते हैं। यदि तब मैं यहाँ तक कि बोलूं कि भाषा में जो 3 प्रकार की शब्द शक्तियां बताई गई हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, उनका अपनी भाषा में आप बड़ी अच्छी तरह से प्रयोग करते हैं, परंतु उसके लिए आपने व्याकरण कहां से सीखा? व्याकरण की आवश्यकता नहीं पड़ी। आप बड़ी अच्छी तरह से किसी के इशारे में ही उस बात को समझ जाते हैं, उनके बोलने से आप पूरी बात को बोलते हैं, कोई भी ऐसी। तो उसी प्रकार संस्कृत भी एक भाषा है। अब हमें संस्कृत को पढ़ना नहीं है, पढ़ने का मतलब होता है हमने पाठ को देखा और याद किया और उसके बाद छोड़ दिया, हमारे जीवन में उसका कोई महत्व नहीं है, पेपरों तक उसका महत्व है। परंतु यदि हमने सीखना है तो उस पाठ में से हमें अब सीखने की जरूरत है। तो सीखा कैसे जाता है? तो हमें बात से सीखना है। तो भाषा को सीखने के 4 कौशल सबसे पहले हैं। सबसे पहले यदि हम भाषा को बोलना चाहते हैं तो उस भाषा को हमें सुनना पड़ेगा। जब तक हम किसी भाषा को सुनेंगे नहीं, तब तक हम किसी भी भाषा को बोल नहीं पाएंगे। ये सत्य सिद्धांत है। और हम यदि हम अपनी बात करें तो बचपन से लेके और एमए, पीएचडी जहां तक भी हम पढ़ते हैं, हम कभी अंग्रेजी को पढ़ते हैं, कभी संस्कृत को पढ़ते हैं, कभी अन्य भाषाओं को भी पढ़ते हैं, परंतु जब भी हमारे मन में विचार उठता है तो किस भाषा में उठता है? हमारे घर की बोली में उठता है। वो क्यों उठता है, इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। क्योंकि उस बोली को हम अपने वातावरण के चारों ओर सुनते 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 इतना सुनते हैं कि वो हमारे एक रोम रोम में समा जाती है। तो उसी प्रकार यदि आपको अंग्रेजी भाषा सीखनी है, संस्कृत भाषा सीखनी है, या उसके अलावा भी किसी भाषा को सीखना है, तो सबसे पहले आप उस भाषा में जो भी बोला जा रहा है उसको सुनिए। बचपन में तो आप भी जन्मजात तो आप भी अपनी बोली को नहीं जानते थे। यदि जन्मजात किसी बच्चे को इंग्लैंड में रख दी जाता, भारत के बच्चे को, तो क्या वो अंग्रेजी नहीं बोलता? बोलता, जरूर बोलता। और उसी प्रकार अंग्रेज के बच्चे को यदि भारत में रख दिया जाता, हिमाचल प्रदेश में रख दिया जाता और यदि कांगड़ा में रख दिया जाता, तो क्या वो कांगड़ी नहीं बोलता? बोलता, क्योंकि उसके वातावरण में वो भाषा थी और उस वातावरण के कारण ही वो सीख रहा है। तो जो संस्कृत में भेजी जा रही है आपको वीडियोस हैं, उसका महत्व ये नहीं है कि आपको पढ़ाना है। अब पढ़ाने वाला समय गया। संस्कृत में इसलिए बोला जाता है कि अब आपको सिखाना है। हो सकता है कि शुरू में आपको वो संस्कृत समझ में ना आए, क्योंकि जन्मजात बच्चा नहीं बोलना शुरू करता। 3 साल के बाद किसी भाषा को बोलता है तो 1 साल आपको कठिन लगेगा, दूसरे साल कठिन लगेगा, तीसरे साल निश्चित रूप से आप भी संस्कृत में अहम पठामि, अहम गच्छामि, अहम कर कुछ ना कुछ बोलना सीख जाएंगे। वो हमारा ये लक्ष्य है कि कम से कम 10वीं के बाद जब आप बोलें, तो जब आप निकलें तो कम से कम संस्कृत में छोटे छोटे वाक्य बोलना जरूर सीख लें। और उसके साथ यदि मैं बात करूं, 2 कौशल इसके बोलने के लिए 2 कौशल हैं। बोलने के लिए हमें सुनना पड़ेगा और दूसरी बात होती है लिखना। लिखना हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें परीक्षा भी देनी है, तो उसके लिए हमें किताब पढ़ने की जरूरत है। लिखने के लिए ये हमें भाषा को लिखने मात्र तक ही सीमित नहीं रखना है कि हमने कार्य पत्र का आए और उसमें से गाइड में से देखा, उतार लिया और उसको कुछ अंशों को हमने याद कर लिया, याद करने के बाद परीक्षा में लिख दिया। नहीं, हमने अब पहली चरण से चलना है, जहां पे हमने पहले भाषा को सुनना है, सुनने के बाद उस भाषा को बोलना है और बोलने के बाद फिर पढ़ना है, पढ़ने के बाद फिर पेपर में लिखना है। तब हमारा ये लक्ष्य पूरा होगा। और ये 4 कौशल मैं केवल संस्कृत के लिए नहीं इसका प्रयोग कर रहा। भाषा चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हमारी भारत की भाषाएं हो, हमारी लोकल हमारी बोलियां हो, हमने उसको भी उसी क्रम से तो सीखा था। उस क्रम को अब ध्यान में रखना है और उसी क्रम के आधार पर जो बीच बीच में जो वीडियो भेज जाती है, व्याकरण को आप इतना महत्व ना दें, क्योंकि आने वाले समय में जैसे जैसे आप सीखते चले जाएंगे, व्याकरण का स्वतः प्रयोग होना शुरू हो जाएगा और आप कहीं ना कहीं से सीखना। बहुत बड़ी कक्षाएं हैं। जब व्याकरण तो जिंदगी में जब तक आप पीएचडी तक भी चले जाएंगे तो वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। कहीं ना कहीं से मैं यदि पाणिनि की बात करूं तो ऐसे शब्दों के बीच में कई बार वो भी विकल्प दे देते हैं कि यहाँ पे ऐसा नहीं, ऐसा भी हो सकता है, छोड़ देते हैं। और कई बार उनके ही दिए हुए सिद्धांतों को दूसरे व्याकरण के काट देते हैं। तो व्याकरण अपने आप में पूर्ण नहीं है, ना ये पूर्ण हो सकता है। जितना समझ में आए पेपर की दृष्टि से ना कर लीजिए, परंतु भाषा को सीखने पर ज्यादा महत्व दें। यही मेरा संदेश आज के लिए छात्रों के लिए भी होगा और शिक्षकों बहुत ही सुंदर और बहुत ही सरल शब्दों में आपने अपनी बात को छात्रों तक पहुंचाया है। तो हम लोग शिक्षक हैं और आप लोग छात्र हैं। हमारा और आपका दोनों का एक संबंध है।
शिक्षक और छात्र दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। छात्र नहीं होंगे तो शिक्षक भी नहीं होंगे, शिक्षक नहीं होंगे तो छात्र भी नहीं होंगे। तो हम दोनों को मिलकर, शिक्षकों को और छात्रों को मिलकर संस्कृत के उत्थान के लिए, उसके प्रचार के लिए, उसकी अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आगे आकर प्रयत्न करने होंगे। हम सभी को, शिक्षकों को भी और साथ में हमारे प्यारे प्यारे छात्रों को भी, जो पूरे हिमाचल प्रदेश में हमारे संस्कृत पढ़ने वाले छात्र हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हिमाचल राजकीय संस्कृत शिक्षक परिषद हमेशा आपके साथ है। आप में यदि कोई प्रतिभाएं हैं, इस प्रकार की प्रतिभाएं, जैसे कि आपको बहुत सारे श्लोक याद हैं या बहुत सारे अन्य आपको संस्कृत के गीत याद हैं, तो उसके लिए भी आप परिषद पर हमें सूचना दे सकते हैं कि आप अपनी प्रस्तुति को अन्य जनों के साथ साझा करना चाहते हैं, परंतु आपकी जो कोई भी प्रस्तुति है वो संस्कृत में होना अनिवार्य है। आप संस्कृत को अपने जीवन में ढालकर देखिए, आपका जीवन जो है, जो अगला भविष्य है, वो निश्चित रूप से बहुत ही सार्थकता को प्राप्त करेगा और आप बहुत ही यशस्वी, गुणी इस भारत राष्ट्र के योद्धा बनकर इस देश का नेतृत्व करने वाले बनेंगे।